हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं हमारा फ्रिक्शन चैप्टर का पार्ट सेकंड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 4 है मैकेनिक्स का। इससे पहले हम चैप्टर 5 6 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आप उनकी वीडियो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, और आगे आप देख लेते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन या लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण के नियम। ठीक है, देखो पेपर में आपके कूलाम के घर्षण के नियम के नाम से भी आ सकते हैं, स्थैतिक घर्षण के नियम के नाम से आ सकते हैं, और लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम बात अभी देखते हैं। लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन भी मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक आपको याद रखनी है जिससे आप पेपर में सही से लिख पाएँ। तो स्थैतिक घर्षण के नियम में आपको देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। देखिए, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करेगा जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके। ठीक है, यानी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड टू द बॉडी मूव। ठीक, तो ये भी आपको पता है, आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि सेल्फ एडजस्टिंग एक वर्ड हमने यूज़ किया था वहाँ पर, सेल्फ एडजस्टिंग। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने वहाँ पर एक वर्ड कौन सा यूज़ किया था? सेल्फ एडजस्टिंग। देखो, क्योंकि बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है ना, तो आप ये समझ नहीं सकते कि उसके अंदर कितनी ताकत है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं पर, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या सोच रहा है उस समय, है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक, वो व्यक्ति स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसके अंदर कितनी ताकत है आप उसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक, कोई वस्तु मूव कर रही है तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बैठी हुई वस्तु का, रुकी हुई वस्तु का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रिक्शन एक्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड टू बॉडी मूव। ये फ्रिक्शन फोर्स उसी के बराबर हो जाता है जितना कि फोर्स उस पर चलाने के लिए लगाया जाता है। बॉडी वास्तव में चलती नहीं है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण के नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बॉडी वास्तव में चलती नहीं है हमारी। क्या होता है कि जितना फोर्स हम लगाते हैं वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है। किसके द्वारा? जो कि हमारी बॉडी है उसके द्वारा। ठीक, आगे देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F bears a constant ratio to the normal reaction Rn between two surface। मैथमेटिकली हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, आपको पता है, ये बता रहे हैं कि इनका जो रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ स्मॉल ही बना लीजिए आप लोग, क्योंकि हमने वहाँ पर एफ स्मॉल से ही पढ़ा था, और इसे मैं तो ये कहूँगा एफ एस लिखिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रेशियो, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का तीसरा नियम है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये पेपर में नोट करना है आपको। ठीक, क्लियर हो रहा है? और यही आपका क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की परिभाषा भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स ये केवल किसके लिए अप्लाई है? ये केवल स्टैटिक के लिए अप्लाई है, यानी स्थैतिक घर्षण के नियम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका एरिया से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन जब भी हम गतिक घर्षण की बात करेंगे तो वहाँ पर एरिया का मतलब होता है, वहाँ पर हम कहते हैं कि कम एरिया पर अधिक बल लगाने से कम घर्षण उत्पन्न होता है, जबकि अधिक एरिया पर कम बल लगाने से अधिक घर्षण उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि सेम वेट अगर मैं मोटरसाइकिल पर रखूँ और वही सेम वेट अगर मैं कार पर रखूँ। ठीक है, ये मैं डायनेमिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायनेमिक की बात कर रहा हूँ। डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इस लॉ के अपोजिट इसमें थोड़ी सी बात आती है एक, कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो उस मोटरसाइकिल पर अगर कोई वेट, सेम वेट का आदमी बैठा हुआ है, और वही एक आपकी फोर व्हीलर है, उस फोर व्हीलर पर अगर कोई आपका आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गए, यहाँ पर आपके 4 एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 2 है। बात समझ में आ पा रही है? तो वेट अगर सेम है, W यहाँ पर भी है, W यहाँ पर भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें अधिक लगेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? अधिक लगेगा। क्लियर हो रही है ना बात आप लोगों को? तो ये आपका
चौथा ला इसका था, ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन का, ठीक। और बाकी जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फोर्स की कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिफ्थ लास्ट है ये, हम देख लेते हैं फटाफट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी रफनेस पर, यानी उसकी रुक्षता पर। रफनेस को हम लोग क्या कहते हैं भैया, रुक्षता कहते हैं। उसकी रुक्षता पर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा रुक्ष है, कितना ज़्यादा रफ है, ठीक है, खुरदरा है। बात समझ में आ पा रही है आपको। तो ये हमारे थे लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है, हम लोग कोर्स वाइज सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे देखिए घर्षण कोफिशिएंट यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में आपसे पूछेगा तो आप डेफिनेशन बिल्कुल लिख पाएंगे, है ना। तो आप मैं आपको बता भी देता हूँ फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हमारे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट से रिलेटेड, या और काफ़ी सारे हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन और आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह जो भी हैं, सबको हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। तो आपको पेपर में सपोज दैट घर्षण गुणांक के बारे में आ गया लिखने के लिए कि घर्षण गुणांक क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम लोग म्यू कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। आप देखिए यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग लगभग सबकी सेम है, ये भी बात मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग लगभग जो होगी सबकी सेम होगी। देखिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में घर्षण बल F तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो हमारा F होता है, F, तो F S की अगर मैं बात करूँ तो F S इक्वल टू म्यू एस इंटू आर एन हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं इसके साथ साथ कि F K की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू के इंटू आर एन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आप देखिए दोनों ही केस में म्यू एस निकालें चाहे हम म्यू के निकालें तो एफ एस अपॉन आर एन होता है, और यहाँ पर आप अगर म्यू के की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एफ के अपॉन आर एन, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, जो म्यू एस होता है ना मेरे भाई वो थोड़ा सा बड़ा होता है म्यू के से। इस तरीके जो एफ एस होता है ना मेरे भाई वो भी बड़ा होता है एफ के से। आई थिंक आपको दोनों ही बातें समझ में आ पा रही है, क्लियर हो रही है आप लोगों को। बिल्कुल लिख दीजिएगा सर यस आई गॉट इट, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तो अब देखिए यहाँ पर इसके अगर मैं यूनिट की बात करूँ यहाँ पर, अब आप इसे थोड़ा सा फार्मूला को समझ लीजिए, ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो आप पेपर में लिख सकते हैं बिल्कुल, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन का आर एन, ठीक है। ये आपका एक बेसिक फार्मूला बन चुका है, ये आपका एक बेसिक फार्मूला बन गया है। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो नोट डाल के आप लिख लीजिए। ये वाली बात पेपर में आपको लिखना है कि घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। ये वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नंबर 1 है, नोटिए, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है। और ये जो है किसी भी कंडीशन पर चेंज भी नहीं होता एकदम, है ना। जब हम किसी वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, इंक्लाइनेशन बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो अगर वस्तु का संपर्क सेम है तो हम उसका भले ही उसे इंक्लाइंड कर दें लेकिन फिर भी उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने बॉडी चेंज नहीं की है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो म्यू का अधिकतम मान जो होता है, तो म्यू का अधिकतम मान आपका 1 हो सकता है या 1 के बराबर या 1 से कम होगा,
और न्यूनतम मान 0 या 0 के बराबर होगा। तो म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, कभी 0 से कम नहीं होगी, कभी 1 से अधिक नहीं होगी। तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कैलकुलेशन करते समय शायद आपसे मिस्टेक हो जाए और आप म्यू की वैल्यू कुछ 2 पॉइंट कुछ करके निकालना है तो आप समझ लेना गलत कर रहे हैं, तो आपको वो 2 से 1 से कम ही लिखनी है, ठीक है। तो 0.3, 0.4, 0.5 इस तरीके से आती है आपकी वैल्यू। लकड़ी के मध्य अलग होता है, लकड़ी लोहे के मध्य आपका घर्षण गुणांक की वैल्यू अलग होती है। तो आई थिंक हम बात यहाँ पर समझ पा रहे हैं घर्षण गुणांक के बारे में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक वैल्यू है, अगर म्यू की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 100% रफ है। म्यू की वैल्यू 1 है मतलब 100% रफ है, 100% रफ, ठीक है। और म्यू की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 100% स्मूथ, मतलब चिकना, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है आपको? तो ये तो हमारी घर्षण गुणांक के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमें पढ़नी है, दैट इज अवर घर्षण कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं उसे हम फटाफट। नेक्स्ट है हमारा भैया देखो घर्षण कोण, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग इसे, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे बेटा हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। देखो इसे समझने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आप डेफिनेशन अपने आप से बना के लिख सकते हैं, और आपने अगर डायग्राम नहीं समझा तो आप डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करते हैं कि क्या होता है। तो आप सपोज दैट मान लीजिए कि कोई भी एक हमारा सरफेस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और ये कोई हमारी बॉडी है, इसका वेट आपको पता है mg नीचे की तरफ लगता है, सही है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो r ऊपर की तरफ लग गई। हमने इस पर कोई भी एक फ्रिक्शन फोर्स, एक हमने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा कहाँ लगता है आपको पता है, सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस पर लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज अवर F इज इक्वल टू म्यू r होता है, ये भी आपको पता है, ठीक। तो अब क्या है कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन R है ना, और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स F है ना, इनका कोई ना कोई परिणामी होगा कि नहीं होगा। तो इनका एक परिणामी होता है मेरे भाई, इन दोनों का एक क्या होगा, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, और इन दोनों का एक परिणामी बल होगा। हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि ये रिजल्टेंट S है, किस किस का, इस F का, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस R का, इन दोनों का परिणामी S है। इस परिणामी S का ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन R है, इसके साथ जो एंगल होता है दैट इज अवर घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई थिंक आपको आ रहा है। तो आप इसकी परिभाषा देखिए, अपनी तरफ से आप बना के लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, पेपर में आपको कैसे लिखना है। तो आप देखिए इसमें लिखेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में, फिगर का नाम लिखना जरूर लिखिएगा आप लोग, फिगर का नाम मत भूलिएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए मैं बदल के स्केच से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। तो अब देखिए इसे परिभाषा आपको अगर इसकी लिखनी है तो फटाफट हम लिख लेते हैं, क्या है, सीमांत संतुलन की स्थिति में। देखिए यहाँ से आपको सबको स्टार्ट करना है, स्थिति में घर्षण बल F तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का, R के लिख लो है ना, R के परिणामी S का अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ बना कोण घर्षण कोण कहलाता है।
इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आप डायग्राम, आपको ये डायग्राम आई थिंक बिल्कुल क्लियर आपको हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमने ये इस तरीके से यहाँ बनाया था, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं सारी कहानी आपकी ख़त्म हो रही है और पेपर में कई बार आया है ये, और ये आपको एंगल लैम्डा पता है, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ फोर्स और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करना सिखाया है। तो अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फोर्स जिस डायरेक्शन से एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट किसके साथ आता है मेरे भाई, कॉस के साथ आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस कॉस लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, एस साइन लैम्डा। बात समझ में आ पा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो घर्षण बल F है ना, जो हमारा घर्षण बल F है ना, ये परिणामी के क्षैतिज घटक के बराबर है। देखिए बात, मैं आपको बात लिख रहा हूँ, आप बात को सुनिएगा भी और देखिएगा भी कि जो हमारा घर्षण बल, सॉरी आपको शायद दिखा नहीं था, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा घर्षण बल F परिणामी के क्षैतिज घटक के बराबर होगा तथा अविलंब प्रतिक्रिया R परिणामी S के ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होगा। क्यों भाई, बात सही समझ में आ पा रही कि नहीं। यानी आप यहां पर कह रहे हैं S cos लैम्डा और यहां पर कह रहे हैं R, तो बात तो सेम है। आप यहां पर कह रहे हैं F और यहाँ कह रहे हैं एस साइन लैम्डा, दोनों ही बात सेम है। तो आप देखिए यहाँ से मैं आप लिख रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि एस साइन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा, और ये आपके म्यू आर के बराबर है। और इसी तरीके से इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। आप कहेंगे एस कॉस लैम्डा इज इक्वल टू, बिल्कुल बीचों बीच में कर लेते हैं वीडियो के, है ना, बिल्कुल सही से समझ में आया आपको। एस कॉस लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, देखो आर आपको ऊपर दिखा दिया था मैंने, यहाँ पे इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लूँ भाई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई कि एस साइन लैम्डा, देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड में राइट साइड डिवाइड हो जाएगी। क्यों भाई, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देखो म्यू आर, और यहाँ पर आ जाएगा आर। देखिए एस से एस कैंसिल आउट हो गए, आर से आर कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ आपका क्या होता है, साइन बटे कॉस टेन होता है, तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेन इनवर्स म्यू, काफ़ी जगह यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप बात समझ पा रहे हैं, एक घर्षण कोण पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो मिनिमम फोर्स वगैरह निकालते हैं वो इस घर्षण कोण पर डिपेंड करता है, वो हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में अपने, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो एंगल ऑफ रिपोज और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करें मेरे वीडियो को, और मुझे भी थोड़ा सा, है ना, जिससे कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। और मैं क्या कहूँ आपसे, आप खुद देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपने मन से पूछिएगा आप, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो रहा है, और आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए,
और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे भी इसे शेयर करिए और थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िए। आपके पेपर कभी भी हो सकते हैं, है ना, जुलाई के सेकंड वीक, फर्स्ट सेकंड वीक में कभी भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक महीना पूरा तो मज़े मारते रहें, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करिए, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। ठीक है, और आगे सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।